नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और सर्दियों का मौसम चल रहा है तो भाई हमारे यहाँ तो बहुत दबा के ठंड पड़ रही है। बाकी आपके यहाँ की ठंडी कैसी है, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म में अलग अलग प्रांत से, अलग अलग राज्य से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप अपने अपने राज्य का हालचाल बताइएगा। बाकी आपका क्या हालचाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयां कीजिए। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज हमारा कौन सी क्लास होने जा रहा है, 39 नंबर का, 39 नंबर का ये क्लास है ना। इसका हमने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी तैयार किया हुआ है। जो बच्चे नए हैं वो ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा, है ना। तो 17 जनवरी है और 17 जनवरी को हम 39वें नंबर के अपने मैराथन सीरीज़ पर खड़े हैं। और इस मैराथन सीरीज में जितने भी सवाल हैं वो आज के बहुत ही खास हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हैं, आपके टीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास हैं, है ना। इस प्रकार के सवाल जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एग्जामिनर इसी प्रकार के सवालों को उठाते हैं और आपके एग्ज़ाम में ले आके पटक देते हैं, है ना। तो हर सवाल का विस्तृत व्याख्या सहित सॉल्यूशन पाने के लिए आप मेरा साथ दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, है ना। तो सबसे पहला काम आप सभी लोगों का है कि पहले एक लाइक करिए इस क्लास को और दूसरे साथियों तक इसको शेयर कीजिए, इसको बांटिए। उसके बाद प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे और प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो मैं अपने अंदाज में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। जो भी हमारे सवाल हैं इन सभी सवालों का पीडीएफ मैं आपको दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे बच्चे वहाँ से अपने डाउट वगैरह क्लियर करते रहते हैं। तो चलिए भाई, सुबह के हमारे हो चुके हैं टाइम, 8 बज चुका है और हम शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला यहाँ से। हमारा जो आज का सवाल है वो पहला सवाल कौन सा है, 976 नंबर का, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन है। किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। सवाल आपसे पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करती है। बड़ा टफ सवाल बन जाता है यार उसके लिए जिसने इस प्रकार का सवाल देखा नहीं है ना, कि सिलिकॉन डायोड इनमें से कौन सा है। अब ये आप लोगों को एक नंबर दे दिया, भाई नंबर से कैसे ही कोई जानेगा, है ना। आपके सामने एक डायोड बने रखा है यहाँ पर, चाहे तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूंगा, है ना। ये देखो, ज़्यादा ही जूम हो गया, है ना। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा है BY126, BY126, और इसी पर हम लोग सवाल पे लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उससे पहले आप देख लो। आंसर तो होगा आपका BY126। क्या होगा, BY126, ठीक है ना। इसमें देखिए जो B और Y है ये किसको बताता है, ये बताता है इसके मॉडल को। किसको बताता है, मॉडल को या इसके कोड को बताता है, ठीक है ना। और 126 जो है ना ये बताता है वोल्टेज को। किसको, वोल्टेज या करंट को, वोल्टेज या करंट को बताता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया। दूसरी बात शुरू यहाँ से करते हैं। अगर मान के चलो कि B की जगह A लिखा होता तो ये कौन सा डायोड होता, ये होता हमारी जर्मेनियम डायोड। कौन सी डायोड हो जाती, ये हमारी जर्मेनियम डायोड हो जाती। लेकिन B अगर लिखा होता तो वही सिलिकॉन डायोड होगा। कौन सा, सिलिकॉन डायोड होगी। लेकिन मान के चलो ना A रहता ना B रहता, अगर C लिखा होता तो क्या होगा, C लिखा होता तो ये होता हमारा आर्सेनिक डायोड। कौन सी, आर्सेनिक डायोड। चलिए, यहाँ तक की बातें तो सर ठीक है, आपने बता दिया तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर लिखा होता A और E तब कौन सा डायोड होता, तब कौन सी डायोड होती, तब होती हमारी जर्मेनियम टनल डायोड। कौन सा, जर्मेनियम का टनल डायोड। और अगर B और E लिखा होता तब कौन सी होती, तब होती हमारी सिलिकॉन का टनल डायोड।
सिलिकॉन का टनल डायोड। मतलब कि बहुत सारा चीज मैंने आपको बता दिया मेरे भाई। सबसे पहला देखो बी और वाई किसको इंडिकेट करता है, ये कोड को या फिर इसके मॉडल को, किस मॉडल का हमारा रेक्टिफायर डायोड है। और 126 वोल्टेज या करंट को ये इंडिकेट करता है, नंबर करंट और वोल्टेज को इंडिकेट करते हैं, है ना। और ये लेटर जो है इसके मॉडल और कोड को, मान के चलो ए है तो वो जर्मेनियम, शुरू में बी है तो सिलिकॉन, शुरू का अक्षर सी है तो आर्सेनिक डायोड हो जाएगा। अगर ए और ई है तो जर्मेनियम टनल डायोड, बी और ई है तो सिलिकॉन टनल डायोड हो जाएगी। ये मतलब कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर डायोड है। और रेक्टिफायर का काम आपको पता होता है ना, ये क्या करता है, ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है ना। एसी को डीसी में परिवर्तन कौन करता है, रेक्टिफायर करता है ना। तो आंसर आपके सामने है, देख लीजिए BY 126, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार का, इसी तरह का और इसी तरह से मैं हर सवाल का सॉल्यूशन दूंगा। बस आपका साथ, आपका प्यार, आपका स्नेह चाहिए। शुरू से लेकर के बने हैं तो अंत तक बने रहना, बस यही कहूँगा आपसे, है ना। बाकी आपका मन भटकाने के लिए, आपको भटकाने के लिए आपके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते होंगे और बहुत अजीब प्रकार के सवाल आते होंगे कि हो गया हम क्लास को तो बाद में ही देख ही लेंगे, है ना, अभी हम रील देख लेते हैं ना, या फिर थोड़ा घूम लेता हूँ या इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। अब तो वो तो बंद हो गया ना, एक कौन सा गेम था जो बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही थी, फ्री फायर। मैंने तो आज तक ना उसको डाउनलोड किया, मेरे को फ्री फायर आता ही नहीं है, कैसे उसमें क्या होता है कैसे नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन बच्चे बहुत चाव से खेलते हैं, है ना, मिलता कुछ नहीं उससे, बस टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट है कि हाउ टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिपल्सन मोटर, जिसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण मोटर। आपने सुना होगा कि किसी भी मोटर के घूमने की गति को अगर हमें चेंज करना है तो सप्लाई का जो टर्मिनल है या सप्लाई के जो 3 फेज हैं, उस 3 में से किसी भी 2 फेज को आप इंटरचेंज कर दो, गति चेंज हो जाती है। लेकिन ये इकलौता ऐसा मोटर है, ये इकलौता ऐसा मोटर है कि इंटरचेंज करने से, फेज का इंटरचेंज करने से मामला नहीं बनेगा। ये मामला ऐसे बनता है कि रिपल्सन मोटर में देखो स्टेटर की भी वाइंडिंग होती है और रोटर की भी वाइंडिंग होती है ना, और दोनों का एक्सिस जो होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक होता है हमारी स्टेटर की अक्ष यानी कि स्टेटर की एक्सिस, दूसरा होता है रोटर का एक्सिस यानी कि रोटर का अक्ष। अगर दोनों के एक्सिस में 20 डिग्री का अंतर हो या फिर 45 डिग्री का अंतर हो, है ना, तब जा करके ये हमारी क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क उत्पन्न करता है ना। इतना अंतर हो तो मैक्सिमम टॉर्क जो है ये मोटर उत्पन्न करती है ना, मैक्सिमम टॉर्क ये मोटर उत्पन्न करती है। कब, ये है हमारी स्टेटर, ये वाली एक अक्ष जो है ये स्टेटर की है और ये वाली जो है ये रोटर की है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में देखो, अगर मैं अपना सामना, अपना चेहरा मैं इसके तरफ करूं या फिर ऐसे खड़े हो जाऊं ऐसे, तो देखो ये कहता है कि अगर रोटर के अक्ष को स्टेटर के अक्ष से 20 डिग्री लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, है ना, लेफ्ट साइड। अब मेरा लेफ्ट साइड ये जा रहा है तो उसको लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट करोगे 20 डिग्री या 45 डिग्री तो ये मोटर मैक्सिमम टॉर्क उत्पन्न करेगी। अन्यथा आप किसी भी डिग्री पर चला सकते हैं, उतना बेहतर ये टॉर्क जनरेट करके नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि इसके डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें कि ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, यानी कि ब्रश को शिफ्ट करके, ब्रश की शिफ्टिंग करके, ब्रश को आप शिफ्ट करोगे ना तो इसके डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसके डायरेक्शन क्या हो जाते हैं, इसके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो दोनों अक्ष हैं, अगर ये दोनों अक्ष एक समान हो जाए, कैसे हो जाए, एक समान। एक समान का मतलब कि इन दोनों के बीच में जो अक्ष का अंतर है वो 0 डिग्री हो जाए, है ना, एक समान हो जाए, तो इस केस में क्या होता है कि टॉर्क 0 हो जाती है। टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, 0, जिससे हमारी मोटर हो जाएगी स्टॉप, मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि जो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र है और रोटर का चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, और इंटरलॉक होने की वजह से
क्या होगा, हमारा टॉर्क जीरो हो जाएगी और मोटर रुक जाएगी, ठीक है ना। तो ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, मतलब कि ब्रश को शिफ्ट करके हम इस मोटर का घूमने के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल था और ये सवाल अक्सर पूछता रहता है एग्जामिनर। आगे बढ़े, लो भैया, एकदम भैया आपके सामने नया नया सवाल है, बस इसको समझ लो और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एग्जाम में वही काम आएगा एकदम, है ना। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की क्षतिपूर्ति कैसे करें। डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव, है ना, एक ऐसा प्रभाव जो टोटल जनरेटेड ईएमएफ को कम कर देता है। भाई एक अल्टरनेटर है, वोल्टेज जनरेट कर रहा है, तो उस टोटल वोल्टेज को ये घटा देता है। इतना खतरनाक ये प्रभाव है जिसका नाम है डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव। सुनना, ये हमारा अल्टरनेटर का पूरा सिस्टम है, ठीक है ना। ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर में देखिए कॉइल लगे हैं, है ना, क्या है, कॉइल है, और ये इसका फील्ड पोल है। ये क्या है, इसका पोल है, एन पोल, और ये है एस पोल। अब कहानी मैं शुरू करता हूँ शुरू से, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। किसी भी पोल में दो पोल टिप होते हैं। ये है हमारा लीडिंग पोल टिप, ये कौन सा है, लीडिंग पोल टिप, और ये होता है लीडिंग, नहीं, ये लीडिंग नहीं होगा, टेलिंग, ये होगा टेलिंग। टेलिंग का मतलब होता है पीछे, ठीक है ना। ये होगा लीडिंग पोल टिप, ये होगा लीडिंग पोल टिप, ठीक है। और लीडिंग का मतलब होगा आगे, लीडिंग का मतलब क्या होगा, आगे। और ये भी है लीडिंग, ये भी है लीडिंग पोल टिप, और ये है हमारा टेलिंग पोल टिप, ये है टेलिंग पोल टिप, है ना। किसी भी पोल में दो पोल टिप होते हैं, लीडिंग और टेलिंग। सुनना, क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन कि जो हमारी आर्मेचर का फ्लक्स है ना, बेईमान यही होता है। ये क्या करता है कि जो फील्ड का फ्लक्स है ना, इसको क्या करता है, घटाने की कोशिश करता है। फील्ड का फ्लक्स को क्या करता है, ये घटाने की कोशिश करेगा, घटाने का प्रयास करेगा। और फील्ड पोल कहाँ, फील्ड फ्लक्स कहाँ मिलेगा, रोटर वाइंडिंग पर। रोटर में जो फील्ड वाइंडिंग करी गई है उसी का फ्लक्स है फील्ड फ्लक्स, और आर्मेचर में जो वाइंडिंग करी गई है, जो इनकमिंग सप्लाई चल रही है, वहां से पैदा हुआ है आर्मेचर फ्लक्स। दोनों फ्लक्स ये हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में होता ये है कि जो आर्मेचर का फ्लक्स, आप देखो यहाँ पर आर्मेचर के फ्लक्स जा रहे हैं, है ना। ये आर्मेचर का फ्लक्स क्या करता है कि इस फील्ड फ्लक्स को ना, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। डायरेक्शन को चेंज करता है, देखिए जाना तो चाहिए सीधे सीधे, लेकिन ये कहाँ जा रही है, आड़ा तिरछा, है ना। यानी कि टेलिंग पोल से निकल रही है और एस पोल के टेलिंग पोल पर जा रही है ना। तो टेलिंग पोल पर गया तो ये वाला चालक, ये वाला वाइंडिंग, मतलब ये वाइंडिंग और माइनस का ये वाइंडिंग, इतना वाइंडिंग देखिए, इतने वाइंडिंग से ये फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, इतने वाइंडिंग से फ्लक्स का लिंकेज नहीं हो रहा है। अगर फ्लक्स का लिंकेज नहीं होगा तो क्या इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, नहीं होगा सर। ईएमएफ उत्पन्न किस में होगा, इसमें होगा, जिसमें फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है, ये केवल इसी में ईएमएफ उत्पन्न होगा, है ना। तो बताइए कि टोटल ईएमएफ कम होगा कि नहीं। अगर पहले 500 वोल्ट जनरेट ये करता रहा होगा तो अब 5 वोल्ट जनरेट करेगा, क्योंकि 90% आप देख रहे हैं, ये 90% जो कंडक्टर है इस फ्लक्स से लिंक हो ही नहीं रहे हैं, इसलिए टोटल जनरेटेड ईएमएफ कम हो जाता है। और दूसरी बात कि लीडिंग पोल टिप को आप देखिए, लीडिंग पोल टिप पे बिल्कुल भी फ्लक्स नहीं है, और जब बिल्कुल भी फ्लक्स नहीं है तो यही डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव उत्पन्न करने का कारण बन जाता है ना। लेकिन चलो भाई ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव उत्पन्न हो ही गया है, तो जब कोरोना जैसे महामारी को हम निपटने के लिए हम वैक्सीन बना सकते हैं, तो इससे भी निपटने के लिए हम वैक्सीन बना ही सकते हैं। और वो वैक्सीन क्या है, उस वैक्सीन को समझो। वैक्सीन है हमारा ATD बटा पोल, ATD बटा पोल बराबर 2 थीटा बटा 180 अंश गुणे आर्मेचर करंट इंटू चालकों की संख्या बटा A इंटू 2 पोल, है ना।
ये वो वैक्सीन है, मतलब कि ये डीमैग्नेटाइजिंग है ना, ये डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को समाप्त करने का फार्मूला, प्रभाव को समाप्त करने का सूत्र है ये, है ना। इससे हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये आंसर क्या है इसका? आंसर इसका ये फील्ड उत्तेजना वर्तमान में वृद्धि करके, यानी कि जो हमारी आर्मेचर का फ्लक्स है ये फील्ड के फ्लक्स को क्या कर रहा है? कमजोर कर दे रहा है। तो फील्ड में जो हम एक्साइटेशन लगा रखे हैं, डीसी जनरेटर छोटा सा जो लगा रखे हैं, है ना, इस एक्साइटेशन के करंट में, वर्तमान का मतलब धारा, इस करंट में वृद्धि करके, अगर इस करंट में वृद्धि करेंगे ना तो ये जो आर्मेचर का फ्लक्स नुकसान पहुंचा रहा है फील्ड के फ्लक्स को, तो उससे टक्कर लेने के लिए, है ना, मुकाबला करने के लिए ये थोड़ा पावरफुल हो जाएगा अगर करंट का मान हम बढ़ा दिए तो। ठीक है, तो आंसर होगा फील्ड उत्तेजना वर्तमान में वृद्धि करके आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया वैक्सीन ये है इसको समाप्त करने का। ओके चलो, है ना, हर सॉल्यूशन अपने आप में नेक्स्ट लेवल का है, आप देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं मिट रहा है, सब कुछ हूबहू है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना होगा आपको, तो टेलीग्राम को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर क्लास को देख लो पूरा, एंड में ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है सवाल 779 नंबर का कि व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विशिंग फायर ऑन वैल्यूएबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब कि ठीक है, कोई विद्युत उपकरण है, उसकी वजह से आग लग गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से मान लो आग लग गया, तो किस अग्निशामक यंत्र का आप प्रयोग करोगे, है ना। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब वो देखो आज के टाइम पे तो आग लगने के बहुत सारे रीज़न है कि नहीं, लूज कनेक्शन, हैवी लोड, शॉर्ट सर्किट, और क्या बताऊं, यही सब रीज़न होते हैं, है ना, जिससे आग लग जाती है। आग लगी किससे है, सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब कि मैटर यही करता है कि आग किससे लगी है, आग विद्युत से लगी है। और जब आग विद्युत से लगी है तो किस श्रेणी की आग कहलाएगी, ये क्लास डी की आग कहलाएगी। किस क्लास की आग होगी ये, क्लास डी की आग ये कहलाएगी। तो क्लास डी की आग को बुझाने के लिए हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे ना, वो हेलोन प्रकार का होगा। कौन सा, हेलोन प्रकार का, या सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली होगी। और इस अग्निशामक यंत्र का जो रंग होगा, पट्टी है ना, वो होगा नीला या नीली पट्टी वाली अग्निशामक यंत्र, नीली पट्टी वाली अग्निशामक यंत्र, है ना। तो एक ऐसा सिलेंडर जिसमें पट्टी कैसा होगा, नीले कलर का होगा, और इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हाई प्रेशर पर, या फिर हेलोन हाई प्रेशर पर भरा होगा, ठीक है ना। यह शुष्क चूर्ण भी होता है, ध्यान रखना, है ड्राई पाउडर, शुष्क चूर्ण, ड्राई पाउडर भी इसके अंदर होती है, गैस भी होती है। तो इसकी मदद से हम करते हैं। चलो अब बात करता हूं मैं थोड़ा सा अलग और हटके। बात यह है कि आप मेरे को बताओ कमेंट में कि वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन अवेलेबल है ना। हम सभी को पता है 21%, लेकिन एक्चुअलिटी है कि 20.93%, जिसको हम लगभग 21% पढ़ते हैं, है ना। आग लगने के लिए हवा सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास हीट है और फ्यूल है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लग सकती। तो आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उपस्थित है हमारे वातावरण में 21% आग, है ना। अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर हवा होगी तो वो हवा भी आग को बुझा देगी। तो आग लगने के लिए कितना हवा चाहिए, देखिए, आग लगने के लिए, है ना, आग लगने के लिए आवश्यक हवा कितना चाहिए, 16%, जिसमें से 12.5% हवा की आपूर्ति कट कर दी जाए, या फिर समाप्त कर दिया जाए
समाप्त कर दिया जाए तो आग बुझ जाएगी, तो आग बुझ जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 21 का 21% से मतलब नहीं हमें कितना मतलब है, आग लगने के लिए 16% हवा काफ़ी है ना, 16% हवा चाहिए। अब इस 16% में से आपको 12.5% हवा की सप्लाई को कट करना है, और जो हमारी ये सिलेंडर है ये क्या करता है, एयर के सप्लाई को कट करता है, हवा वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है, ठीक है ना। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हेलोन प्रकार का, हेलोन प्रकार का, जो कि क्लास डी के अंतर्गत आती है ना। देखो यार, टीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी तक मैंने सेशन नहीं दिया बच्चों को, तो अभी इस क्लास को आप देखो, क्लास के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको टीओ का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ट्रेनिंग ऑफिसर का, है ना, उस पर मैं सेशन दे दूंगा और बहुत डिटेल से सेशन दूंगा, है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। और वैसे भी मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि चाहे क्लास हो, चाहे नोटिफिकेशन का अपडेट हो, कुछ भी हो, इतना डिटेल से बच्चों को बताओ कि उनको अगला वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, और बच्चे सेटिस्फाई हो जाएं उस वीडियो से। ओके, देखिए, व्हाट इज़ द फॉल्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर, है ना, और फॉल्ट क्या है, स्पीड स्लो हो गई है। बताओ, सिंगल फेज का एक मोटर है, इसमें दोष कौन सा हो सकता है ना, ये मोटर बहुत धीमा चल रहा है। ओपनिंग वाइंडिंग, अगर वाइंडिंग ओपन हो जाएगी, सप्लाई पहुंचेगी नहीं मोटर तक, मोटर हमारी चालू ही नहीं होगी। दोषपूर्ण संधारित्र, आंसर सही है, दोषपूर्ण संधारित्र, यानी कि दोषपूर्ण संधारित्र का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये कैपेसिटर है, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना, यहाँ पर है रनिंग वाइंडिंग, और यहाँ पर है हमारी रोटर, ये है फेज और न्यूट्रल। ये जो कैपेसिटर सी है, ये अगर खराब हो गया है ना, खराब हो गया है तो क्या दिक्कत है ना, इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। देखना, खराब है तो दिक्कत ये है ना कि जो रिजल्टेंट करंट चलती है वो यहाँ पर होती है IR, जो रनिंग वाइंडिंग का करंट चलता है ना वो यहाँ पर है ना, IR रनिंग करंट, रिजल्टेंट करंट IY, ठीक है ना। आप देखो, ये हमारे टाइम चल रहा है, ठीक, और इससे ये 30 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। ये कैपेसिटर हम लगा देते हैं, तो जो इसका करंट चलता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का, वो करंट कहाँ पर चली जाती है, बढ़ करके यहाँ पर, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट, ये है 70 डिग्री पर। 30 और 70 डिग्री 90 डिग्री हो गया, और घूमने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त करने के लिए दोनों करंट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना, तभी घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र मोटर के अंदर उत्पन्न होगा। लेकिन अगर कैपेसिटर ही हमारी खराब है, तो ये जो 70% का अंतर पैदा हुआ है इसकी वजह से, तो ये डिफरेंस कम होने लगेगा। अगर डिफरेंस कम हुआ ना, तो जो जितने स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट हो रही है उसका स्पीड घट जाएगी यार, और स्पीड घट जाएगी तो मोटर हमारी धीमा चलने लगेगा। बस मेन रीज़न ये है, और कुछ भी नहीं है। ढांकता हुआ तनाव मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने से, ऐसा कुछ नहीं है। घुमावदार शुरू करने में लघु, या मतलब कि शॉर्ट हो गया है सर्किट, तो अगर सर्किट शॉर्ट हो गया है तो भी मामला नहीं बनेगा। सर्किट शॉर्ट हो जाएगी तो बहुत जल्दी मोटर आपकी जल जाएगी, है ना, मैक्सिमम करंट के कारण। तो दोषपूर्ण संधारित्र, कौन सा संधारित्र इसमें यूज होता है, मेरे को ये बताओ, कौन सा संधारित्र होता है, कमेंट करके बताओ, है ना। आगे चलें, RMS का फुल फॉर्म बताना ना। RMS की गणना करने की सूत्र क्या है, यदि T टर्न अल्टरनेटर के टर्न की संख्या है तो EMF चरण क्या है, चरण का मान देखिए, हमारा होता है E वोल्टेज, जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है ना, चाहे वो 3 फेज की हो चाहे सिंगल फेज की हो, वो RMS मान वाली होती है ना। तो मैं ऐसे लिखता हूँ ERMS बराबर EAA डैश बटा √2। सर ये क्या बता दिया आपने, ये तो कभी देखा ही नहीं हमने। देखिए, ये कॉइल के अंदर, ये हमारी जो अल्टरनेटर होती है ना, इस अल्टरनेटर के अंदर वाइंडिंग है, और इस वाइंडिंग में जो मतलब जो कॉइल है, उस कॉइल में ये बताता है प्रति फेज प्रति टर्न को। ये किसको बताएगा, प्रति फेज
प्रति फेज प्रति टर्न को बताता है। ठीक है मेरे भाई, किसको? प्रति फेज प्रति टर्न को ये बताता है ए डैश। ठीक है ना। और ए डैश जो है ना ये बताता है क्षेत्रफल को। ए डैश किसको बताता है? एरिया को, क्षेत्रफल को बताता है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि ई ए डैश का मान क्या होता है, तो देखो ई ए और ए डैश का मान होता है पर फेज टर्न का मान गुणे जो मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो, और गुणे ओमेगा। ठीक है ना। तो मैं अगर ERMS ज्ञात कर रहा हूँ, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ EA डैश का मान ये है n फेज प्रति टर्न का, और मैक्सिमम जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और ओमेगा का मान होता है 2πf। होता है कि नहीं? होता है सर, है ना। √2 का मान 1.414। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 4.4 आता कैसे है। ठीक है ना। तो देखो यार क्या दिखाऊं आपको। हाँ, टर्न अगर एक बार जनरेटर में आपने वाइंडिंग कर दिया तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको जब चाहो तब चेंज कर लो, है ना। टर्न वो फिक्स है। टर्न अगर फिक्स है तो जितना टर्न है उसके हिसाब से करंट चलेगी और उसी के हिसाब से फ्लक्स हमारा जनरेट होगा, तो ये भी स्थिर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज क्या हो सकती है? फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी भी तो सप्लाई में 50 हर्ट्ज की आ रही है। तो ये तीनों पैरामीटर्स क्या है? फिक्स है। फिक्स जो नहीं है वो ये है 2π बटा √2 जो है 1.414 जिसका मान है ये है। तो 2 गुणे 3.14 पाई का मान और 1.414, ये जब इसको सॉल्व आप करोगे तो आता है 4.4444, क्या आता है? 4.44, 4.44, है ना। फिर आप क्या लिखते हो फाइनल में कि सर ERMS बराबर 4.4444 गुणे, या फिर ऐसे लिखो इनटू पर फेज टर्न की संख्या इनटू 5m, और इनटू फ्रीक्वेंसी भी तो बच्चा है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी। और ये फॉर्मूला आपका बन करके हो गया रेडी। जाओ मार्केट में बेच के आओ, रेडी है। ठीक है ना। ERMS बराबर 4.44 पर फेज टर्न की संख्या, मैक्सिमम फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी। ये मैं आपको बता रहा था। ये कहाँ से आया? ये आया कहाँ से? यहाँ से। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, नहीं है क्या कुछ भी आंसर? 5FT। ये हो गया 5FT। ठीक है ना। T से टर्न होगा यार, और ये भी पर फेज टर्न ये भी है, ये वही है, T ही है। तो ये आंसर होगा आपका राइट आंसर। बताओ मज़ा आया कि नहीं? मज़ा ना आया हो तो पैसा वापस। अगला है सिंक्रोनस मोटर चलाने के लिए उत्तेजना, जिसको हम कहते हैं एक्साइटर, क्यों ज़रूरी है ना। बड़ा सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। बताओ सिंक्रोनस मोटर चलाने के लिए उत्तेजना क्यों ज़रूरी है, मतलब एक्साइटेशन क्यों ज़रूरी है? एक्साइटेशन इसलिए ज़रूरी है यार क्योंकि मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर हमें चलाना है। मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर चलाना है, आंसर भी होगा। यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड है और जो रोटर की स्पीड NR है, दोनों एक बराबर होने चाहिए। अगर सिंक्रोनस स्पीड 3000 RPM है तो ये भी होना चाहिए 3000 RPM। लेकिन एक बड़ा दिक्कत है यार, है ना। उस दिक्कत से मैं भी बड़ा नाराज़ हूँ। दिक्कत ये है कि मोटर में स्लिप होना ज़रूरी है, मोटर में स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। एक बात आप मेरे को बता दो कि बताओ कि जैसे कि रस्सा कस्सी जानते हैं खेल, जैसे कबड्डी होता है, खो खो होता है, वैसे रस्सा कस्सी होता है ना। एक रस्सा होता है, उसमें 5 लोग इधर से खींच रहे हैं उसी रस्से को, 5 लोग इधर से खींच रहे हैं। तो जब तक दोनों साइड के खींचने वाले व्यक्ति एक समान बल से खींचेंगे तो रस्सा कहीं नहीं जाएगी, भले टूट जाएगी, है ना। लेकिन किसी भी साइड के लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके खींचेंगे तो दूसरे साइड वाले को अपनी तरफ खींच लेंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये कि वो क्या है, स्लिप है। किसी भी एक साइड ज़्यादा ताकत होना चाहिए, जैसे कि या
सिंक्रोनस की स्पीड ज़्यादा हो या रोटर की स्पीड ज़्यादा हो? तो रोटर की स्पीड तो ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि रोटर एक क्या है? रोटर है एक मैकेनिकली मटेरियल है। रोटर एक लोहे का बना है, ठीक है ना, जिसका वजन है, आकार है, द्रव्यमान है। और चुंबकीय क्षेत्र एक प्रभाव है। क्या है? एक प्रभाव है, चुंबक का प्रभाव। प्रभाव मतलब हवा अगर 3000 आरपीएम की स्पीड से घूम रही है तो कोई भी पदार्थ 3000 आरपीएम पर नहीं घूम पाएगा, ठीक ना। तो अगर ये दोनों एक बराबर आरपीएम पर घूमेगा ना तो हो जाएगी स्लिप का मान 0। स्लिप का मान कितना हो जाएगा? 0। जब स्लिप का मान 0 हो जाएगी ना तो हमारी मोटर रुक जाएगी। हमारी मोटर क्या होगी? रुक जाएगी। अब हमारी मोटर रुक जाएगी, सिंक्रोनस मोटर 3 फेज होने के बावजूद भी, तो हमने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम का नाम हमने रख दिया एक्साइटर, उत्तेजना। इसको लगाया हमने कहाँ पर? रोटर पर। कहाँ पर? रोटर पर। वाइंडिंग किया हमने रोटर पर और उस वाइंडिंग को अलग से हमने सप्लाई दिया इस उत्तेजना के द्वारा। एक्साइटर क्या है? एक डीसी जनरेटर है, एक छोटी सी डीसी जनरेटर हम शाफ्ट पर लगा देते हैं और डीसी जनरेटर से जो वोल्टेज जनरेट होता है उस वोल्टेज को हम रोटर के फील्ड वाइंडिंग में दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि भले ही स्लिप 0 हो गया है लेकिन फिर भी मोटर को वो घुमा देता है ना। तो मोटर को तुल्यकालिक गति पर चला सके, इसीलिए हम एक्साइटर का प्रयोग करते हैं। अन्यथा सिंगल फेज से तो हम नाराज थे ही कि मतलब कि सिंगल फेज से हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट होती नहीं है ना। फिर हमने ये वो लगाया और मोटर को चालू कर दिया। लेकिन 3 फेज में ये सिस्टम नहीं था, बट 3 फेज की सप्लाई देने के बावजूद भी हमारी मोटर जब चालू नहीं हुई ना तो गुस्सा तब हमें आया। तो हमने एक्साइटेशन का सहारा लिया और उस एक्साइटेशन ने उस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना के दिया। तो एक्साइटेशन बड़ा ज़रूरी है ना। और इसी एक्साइटेशन को चेंज कर करके मोटर को हम यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग तीनों पावर फैक्टर पे चला देते हैं और पावर फैक्टर भी सुधार लेते हैं इसी से, है ना। ये बात है सिंक्रोनस मोटर में, ये इसकी ताकत होती है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ ए 6 पोल मोटर? बताओ भाई। 900। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से, इसका कमेंट किया आपकी नहीं? आरएमएस का पूरा नाम है ना, आरएमएस का पूरा नाम कर देना। 6 पोल मोटर की विद्युतीय डिग्री कितना होगा? विद्युतीय डिग्री देखो, यांत्रिक डिग्री सबको पता है, मैकेनिकल डिग्री 360 अंश की होती है। इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पोल गुणे 180 अंश। तो पोल है 6 गुणे 180 अंश। 18 छक्का 108, 0 एक और 0, 1080 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं कि निर्वात बल्ब यानी कि वैक्यूम बल्ब में जो वेपोराइजेशन है, वाष्पीकरण है, इसके दर को निम्न कैसे किया जा सकता है? देखो यार, आपने देखा होगा ना कि जो घर में 10 रुपए की जो बल्ब आती है जो लाल कलर की जलती है, रेड कलर का प्रकाश देता है, उसको कहते हैं हम इनकेंडिसेंट लैंप, है ना। उस लैंप में बड़ा दिक्कत होता है कि अगर वोल्टेज थोड़ा भी ज़्यादा हुआ या अचानक से कम हो गया या अचानक से ज़्यादा हो गया तो वो उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, जो स्प्रिंग टाइप का होता है, वो तुरंत झड़ जाता है। आपने ऐसा देखा है ना। तभी कहते हैं यार 10 रुपये का बल्ब टिकता नहीं है, एलईडी ले आओ, वो टिकेगा, उसकी वारंटी भी रहती है। तो दिक्कत यह है कि वो वेपोराइज हो जाता है, मतलब कि ओवरहीट हो जाता है, फिर वो जल जाता है, खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। उस वेपोराइज को हम कैसे कम करते हैं? इनर्ट गैस भर के। इनर्ट मीन्स अक्रिय गैस भर करके, है ना। तो आप मेरे को बताओ इनर्ट गैस का नाम क्या क्या है? कौन कौन से गैस इनर्ट गैस हैं? पहला देखो, अक्रिय गैस जो है ये पहला है आपका नाइट्रोजन, दूसरा है हीलियम, और तीसरा और कौन सा है? नियोन गैस। चौथा आर्गन भी तो है, आर्गन। नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, एक और है वो, छोड़ो, चार को ही लो। नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब के सब इनर्ट गैस हैं।
सब के सब क्या है, इनर्ट गैस हैं। और ये बल्ब में वेपोराइजेशन मतलब वाष्पीकरण को रोकने के लिए काफ़ी होते हैं, है ना। एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द ऑयल इन एन ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर मान के चलो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, बताओ क्या दिक्कत क्या है ना, बताओ दिक्कत क्या है। दोषपूर्ण ट्रिपिंग होना। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, हो सकता है कि अभी के टाइम पर आपको ना ये सवाल बड़ा कठिन लगते होंगे। मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर से कोई सवाल आ जाता है तो अगर बन रहा है उसका आंसर तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो दिमाग की दही बन जाती है ना। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आप इस पर काम करोगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप सब स्टेशन में या जहाँ भी फील्ड पे ऐसा काम करोगे ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर पर, ट्रांसफार्मर पर, मोटर का मेंटेनेंस पर काम करोगे ना, तो ये खेल बन जाएगा आप लोगों के लिए, एकदम खेल बन जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल आप 1000 सवाल पैदा कर देंगे, है ना, जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो ये वही बोल रहा है कि ओवर हीटिंग का रीज़न बताओ। देखो ओवर हीटिंग का वैसे तो 1000 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन रीज़न है ना कि ओवरलोड हो जाना। ओवरलोड आप जानते हैं, अगर मेरा पावर है 50 केजी का वजन सर पे लेकर के चलने का, अगर कोई मेरे पे 70 केजी का वजन डाल देगा ना, तो इतना ज़्यादा मतलब कि ताकत लगाना पड़ेगा कि मेरा शरीर पूरा गर्म हो जाएगा और पसीना निकलने लगेगा, ठीक है ना। तो अगर लोड ज़्यादा हो गया है, ओवर हो गया है, लोड ओवर हो गया है, तो उस हिसाब से जो ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर जो तेल है, ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। देखिए इसमें जो तेल है ना, सबसे पहले देखिए इसमें जो तेल है, इस तेल का 100% में से 90% तेल का काम होता है इंसुलेशन प्रदान करना। क्या होता है? इंसुलेशन प्रदान करना। तो इंसुलेशन प्रदान करना, बाकी 10% होता है शमन करना, आग का शमन करना, है ना, आग का शमन। आग क्यों लिख रहा हूँ मैं? स्पार्किंग, है ना, स्पार्किंग का शमन करना। शमन का मतलब मेरे भाई बुझाना, है ना। तो 10% तेल का काम है बुझाना, बाकी 90% इंसुलेशन का काम करता है। सर बता ही दो आप कि तेल का काम, तेल इसमें कौन सा होता है? तो देखो तेल इसमें होता है खनिज ऑयल। कौन सी होती है? खनिज ऑयल। जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो थोड़ा और लपेट दो, है ना। देखो खनिज ऑयल में नेफ्था या पैराफिन, ओहो, नेफ्था या पैराफिन ऑयल, ये तीनों क्या है? मिनरल ऑयल है। तो यही तेल इसके अंदर भरी जाती है ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर, ठीक है ना। तो ओवरलोड होने की वजह से ये तेल गर्म हो जाता है। लो भाई एक सवाल है, बड़ा नाजुक सा सवाल है, बड़ा साफ सुथरी सवाल है। आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की खींचने की शक्ति में वृद्धि कैसे ला सकते हैं? देखो यार, मैग्नेट चाहे इलेक्ट्रो वाला हो चाहे परमानेंट वाला हो, है ना, क्योंकि ये अस्थायी चुंबक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा चुंबक है? अस्थायी चुंबक है, यानी कि जब तक इसमें करंट जाएगी तब तक ये चुंबकीय गुण इसमें रहेंगे। करंट खत्म इस कॉइल में, इस कॉइल में हम क्या दे रहे हैं? फेस और न्यूट्रल, है ना। तो फेस और न्यूट्रल दे रहे हैं, करंट इस पे चल रही है जब तक, तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट का गुण है, सप्लाई खत्म तो चुंबक का भी गुण खत्म। लेकिन ये बोला जा रहा है कि अगर मैग्नेट बना है तो उस मैग्नेट का काम है लोहे को खींचना, तो ये खींचने की ताकत को हम बढ़ाना चाहते हैं। बताओ कैसे बढ़ाओगे? कॉइल में घुमाव की संख्या कम करके, ये टर्न है, मान लो अभी 10 टर्न है, तो टर्न की संख्या कम कर दोगे तो क्या ऐसा होगा? नहीं। क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा करके, यानी कि इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा ज़्यादा? अगर धारा की मान, अगर इसमें देखिए आपूर्ति का मान वृद्धि करके, आपूर्ति का मान अगर आप वृद्धि करोगे, सप्लाई का मान अगर बढ़ाओगे, है ना, सप्लाई का मान, सप्लाई में करंट का मान अगर आप बढ़ाओगे तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होगी। दूसरा लिखो आप, टर्न की संख्या बढ़ाकर, टर्न की संख्या को
इंक्रीज करेंगे आप टर्न की संख्या। जैसे इसमें अभी देखो 10 टर्न है, टर्न की संख्या बढ़ा दो आप, टर्न की संख्या बढ़ाओगे ना तो फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसमें माने 10 एम्पीयर की करंट आप दे रहे थे इस कॉइल में, आप 15 एम्पीयर का करंट दो, जो फ्लक्स जनरेट होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का गुण आएगा वो बढ़ करके आएगा, जिससे खींचने की ताकत बढ़ेगी, है ना। तो ये 2-3 हैं। और तीसरा तो मैं भूल ही रहा हूँ, उच्च पारगम्यता वाली पदार्थ उपयोग करके, उच्च पारगम्यता वाली कोर का प्रयोग करके, कोर का प्रयोग करके, क्योंकि भाई जो कॉइल आपने लपेटा है किसी न किसी सॉलिड मटेरियल में लपेटा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया या इलेक्ट्रोमैग्नेट का गुण जो आएगा, तो कुछ तो बाहर से आएंगे, ये लाइन आप देख रहे हैं, कुछ तो बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि अंदर से ट्रैवल करते हैं, बाहर से ट्रैवल करते हैं नॉर्थ से साउथ, और अंदर करते हैं बाहर का मतलब ये देखो, ये इधर आ रहा है ना, ये इधर आ रहे हैं ना, इधर, इसका मतलब ये है नॉर्थ वाला, और इधर आ रहा है ये है साउथ। तो बाहर से तो ये चल रहे हैं नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, लेकिन अंदर चलेगा साउथ से नॉर्थ। तो अंदर का मतलब अंदर से ये जो चुंबकीय क्षेत्र जाएगा तो इस सॉलिड मटेरियल से होकर के जाएगा, इस कोर से होकर के जाएगा। तो ये कोर अगर मान के चलो इस फ्लक्स को न जाने दे अपने में से, तब दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें ऐसे कोर का प्रयोग करना है जिसकी पारगम्यता हाई हो, जिसकी परमेएबिलिटी हाई हो। हाई का मतलब जितना ज़्यादा पारगम्यता होगा उतनी ही आसानी से ये फ्लक्स इस कोर के अंदर से ट्रैवल कर पाएगी, है ना। जैसे हीट ट्रैवल करती है, अगर इस पार्ट को गर्म करोगे ना कुछ टाइम तक यहाँ तक हीट पहुँच जाएगी गति करते हुए, वैसे ही ये फ्लक्स भी ट्रैवल करता है। तो ट्रैवल करने के लिए अगर आसान रास्ता होगा तभी अच्छे से ट्रैवल किया जा सकता है, चाहे हमारी बाइक की ट्रैवल हो, चाहे गाड़ियों की ट्रैवल हो, चाहे फ्लक्स की ट्रैवलिंग हो। ठीक है, तो क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा करके ये काम आप पूरा कर सकते हो। ओके, ठीक है ना। देखिए एक छोटा सा ही सवाल है, 1 लाइनर क्वेश्चन है कि वर्ग F का इंसुलेशन है, तापमान सीमा कितना होगा। देखिए मैं तो सारे ही बताऊंगा जितने हैं। एक ट्रिक लिखो आप लोग, एक ट्रिक लिखिए, और ट्रिक ये है, क्या ट्रिक है यार, You are engineer, you are engineer, you are engineer by from High Court. You are engineer by from High Court। तो U का मतलब Y का तापमान सहनशीलता होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और R से हो जाएगा A वर्ग का इंसुलेशन है, उसका 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहने की शीलता होगी, सहनशीलता। और E का होगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड, B का होगा 130, F का 155, आ गया लाइन में, आ गया पकड़ में, 155 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और H का होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और C का होता है 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है, C का 200, H श्रेणी का 180, F श्रेणी का 155, B का 130, E का 120, A का 105, Y का 90। देख लो भैया, कुछ से कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके एग्जाम में F से ही आए, A से आ जाएगा, B से आ जाएगा, C से आ जाएगा। मैं फोन लगा के बोल दूँगा F से पूछ लो दोबारा, ताकि आपका सवाल आसान हो जाए, है ना। अगर एग्जामिनर से सेटिंग हो जाता ना, बच्चे तो यही सोचते होंगे सर एग्जामिनर से सेटिंग करा दो, बस हो गया, है ना। अरे वो नौकरी क्या नौकरी यार, जो दूसरों के सहारे मिले, नौकरी तो वो है ना जो अपने काबिलियत पर मिले, ठीक है ना। काबिलियत खुद के अंदर जब होती है ना तब आदमी आगे बढ़ता है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, एक समय रानू मंडल के बारे में आप लोगों ने खूब देखते रहे होंगे, उनके बारे में वीडियो आता था, है ना। ये जो हिमेश रेशमिया थे, वही थे ना, हाँ। उन्होंने एक चांस दे दिया था उनको अपने गाना में, एक छोटा सा उनका भी क्लिप्स ऐड किया गया था। बहुत बहुत चमकी थी रानू मंडल उस समय, लेकिन
उनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि वो और अपने लाइफ को और आगे तक ले जा सके, है ना, काबिलियत की कमी थी, ठीक है ना। तो उनको एक सहारा मिला छोटा सा, लेकिन वो वहीं तक रह गई। अब उनको देखो, उनका कोई गाना नहीं आता, मतलब कि उनका कोई वो नहीं है। अगर उनके अंदर काबिलियत होती तो आज के टाइम पे वो संगीत में अपना जगह बना चुकी होती। तो वही भी मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, किसी दूसरे की वजह से, किसी दूसरे के सपोर्ट की वजह से या चीटिंग की वजह से अगर आप जॉब पा जाते हैं तो आप जॉब तक ही रहेंगे, है ना। फिर आगे अगर बुद्धि ही नहीं रहेगा किसी का, तो मान लो वो दूसरे के बताए अनुसार कहाँ तक चलेगा, नहीं। चलो सवाल पे आते हैं। 988 नंबर का सवाल है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन इतना गणना कीजिए यदि नो लोड पर वोल्टेज 240 है और फुल लोड पर 220। आप कमेंट में बताओ सबसे पहले कि फुल लोड पर ज्ञात किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन या नो लोड पर ज्ञात की जाती है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड गुणे 100। वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड पर है कितना? 240 ना, 240 माइनस फुल लोड पर 220 बट्टा 220 गुणा 100 बराबर कितना अंतर है ये? 20 का 100 से गुणा कर दोगे 2000 हो जाएगी, और ये 220, 0 से 0 लपेट दो, कितने बार में जाएगी? 22 दूना 44, चौके 88, 8 दूना 16, 160, 9 नैया 9 बार में, कितने बार में? 9 बार में। अब देख लो यार, ऑप्शन है कुछ क्या? एक ही ऑप्शन है 9 बार, ये देखो एक ही ऑप्शन है। आगे भी जाएगी, नहीं जाएगी तो 0 लपेटो, इतना। यानी कि क्या किसी भी ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज रेगुलेशन का मान 9.09% आ रहा है तो क्या ये सही है? गलत है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में प्लस माइनस 3% तक मान्य है वोल्टेज रेगुलेशन। प्लस माइनस 3% बढ़ जाए या 3% घट जाए, उससे ज़्यादा नहीं। ये तो 9% है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा है ना। ट्रांसफार्मर को सुधारो, इसके अंदर जो तेल वेल डाल रखा है उसको फेंको, दूसरा नया तेल डालो। कॉइल चेक करो, कॉइल कैसे चेक होता है? कॉइल में ट्रांसफार्मर को पूरा खोल डालो, और खोल के जो कॉइल है उस कॉइल में वो करो, वार्निश डालिए। कॉइल में क्या करिए? वार्निश डालिए, ताकि उसकी लाइफ टाइम बढ़े, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़े। ट्रांसफार्मर का तेल हटाओ, दूसरा नया डालो, है ना। जो सिलिका जेल है, हो सकता है कि उससे जो एयर क्रॉस होके अंदर आ रही है वाइंडिंग तक, तो उसमें से नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो सिलिका जेल हटाओ, नया सिलिका जेल डालो। ये सब कुछ करिए, तब जाकर के वोल्टेज रेगुलेशन को आप सुधार सकते हैं, है ना। और लोड पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत ऐसा लोड मत कनेक्ट करो जिस लोड का पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा घटिया है, ठीक है ना। अच्छा पावर फैक्टर वाला लोड कनेक्ट करिए, तो आप वोल्टेज रेगुलेशन को सही बना सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर में प्लस माइनस 3% है, और जो बड़े बड़े जनरेटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर जो होते हैं ना, उनका और भी कम होता है, 0.25 से 0.5% तक होता है, ठीक है ना। तो आंसर होगा 9.09%। लो भाई, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है ना। मुझे इस सवाल का इंतज़ार था कि ये कब आए और मैं कब सॉल्व कराऊं। देखिए, आप वाट मीटर द्वारा सकारात्मक रीडिंग मतलब पॉजिटिव रीडिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब 3 चरण 2 वाट मीटर विधि के दौरान मीटर नकारात्मक रीडिंग मतलब निगेटिव रीडिंग दे रही हो, है ना। देना चाहिए पॉजिटिव रीडिंग, लेकिन दे रहे निगेटिव रीडिंग। कैसे आप ठीक करोगे इसको? बड़ा समस्या है ना। ज़िंदगी में बहुत समस्या है, वैसे ही ये इंस्ट्रूमेंटों में समस्या होती है। देखिए, 2 वाट मीटर मेथड जो होता है ना, वो संतुलित लोड का पावर ज्ञात करने के लिए और पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका काम है कि पॉजिटिव रीडिंग दिखाना, लेकिन ये निगेटिव रीडिंग दिखाती है। तो इसमें कैसे इसको सही किया जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, ये वाट मीटर नंबर 1 है और ये वाट मीटर नंबर 2 है, तो 2 वाट मीटर हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाट मीटर के जो ये कम टर्न वाला है, ये इसको हम कहते हैं CC, मतलब करंट क्वाइल,
सीसी मतलब करंट क्वायल, और ये जो है जो इसके नीचे है ना, ये वाली, ये है हमारी पीसी मतलब प्रेशर क्वाइल, मतलब प्रेशर। तो एक बात जान लो आप लोग कि वाट मीटर के अंदर दो क्वाइल होता है, एक करंट क्वाइल, एक प्रेशर क्वाइल, है ना। ध्यान देना दोस्तों, प्रेशर क्वाइल हमेशा ये लोड के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है ना। अगर समांतर में नहीं जुड़ा है तो ये रीडिंग कैसा देगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि पहले पीसी का ही देख लेते हैं कि पीसी के बारे में क्या बोल रहा है। पीसी और सीसी का कनेक्शन चेंज करो, इनपुट टर्मिनल तो हो नहीं सकता। मीटर में पीसी के कनेक्शन को उल्टा कर दो, मीटर में सीसी के कनेक्शन को उल्टा कर दो, आंसर होगा ऑप्शन सी, पीसी प्रेशर क्वाइल के कनेक्शन को उल्टा कर दो। मतलब कि आपका जो प्रेशर क्वाइल है ना वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसीलिए रीडिंग निगेटिव आ रही है। इसको हटाओ श्रेणी क्रम से, सीरीज कनेक्शन हटा दो, इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, रीडिंग तुरंत पॉजिटिव मिलने लगेगा, तुरंत मिलने लगेगा। आ जाओ सीसी पे आते हैं ना। सीसी क्या है, ये जुड़ता है देखो लोड के श्रेणी क्रम में, है ना, लोड के सीरीज में, लोड के सीरीज में ये क्या करता है, जुड़ता है ना। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है धारा मापन, धारा मापना। अब एक बात और ध्यान देना होगा, एग्जाम में ये पूछता है इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो सीसी होता है ना, ये मोटे तार कम टर्न की होती है। क्यों? क्योंकि अगर तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा? प्रतिरोध का मान कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो करंट में रुकावट कम आएगी, करंट फ्लो होने में दिक्कत कम होगा, और करंट इसी कॉइल से होकर फ्लो होगा क्योंकि लोड के सीरीज क्रम में है ना। तो इसी कॉइल से होकर के लोड करंट चलेगी। तो अगर हमें लोड करंट को मापना है तो लोड करंट को हम तब माप सकते हैं ना कि जब प्रतिरोध का मान कम होगा, और प्रतिरोध का मान अगर कम है तो लोड से जो करंट आ रही है वो पूरा इसी कॉइल से होकर के गुजरेगी, और हम माप सकते हैं आसानी से, दिक्कत ही नहीं है। और जो हमारी प्रेशर कॉइल है ये समांतर में जुड़ा हुआ है। ये क्या होता है, प्रेशर कॉइल ये पतले तार के होते हैं, है ना, ये पतले तार अधिक टर्न के होते हैं। पतले तार अधिक टर्न का रखने का मतलब ये है क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रेशर कॉइल जो है ना, इस कॉइल की वजह से वोल्टेज ड्रॉप ना हो भैया, है ना। अगर पतले तार हैं तो बताओ इसमें प्रतिरोध कैसा होगा? सर प्रतिरोध तो हमें लग रहा है अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो इस कॉइल से वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। कैसे सर? V बराबर IR, ओम के नियम के अनुसार। अगर प्रतिरोध अधिक होगा ना तो करंट बहुत कम हो जाएगी, अगर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा अधिक कर देना तो करंट जीरो हो जाएगी, करंट जीरो हो गई तो R जीरो, है ना। फिर ये टोटल V बराबर जीरो हो जाएगा। V बराबर जीरो का मतलब वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगी, और जितना वोल्टेज लोड से आ रही है, लोड की तरफ जा रही है, या टोटल वोल्टेज जो है उस वोल्टेज को हम माप सकते हैं। अगर ये खपत कर देता, वोल्टेज को ड्रॉप करा देता तो हम टोटल एक्चुअल वोल्टेज को मापने में असमर्थ रहते, इसीलिए ये पतले तार अधिक टर्न की होती है। एक और सवाल इससे पूछा जाता है, और वो सवाल पता है क्या पूछता है? वो ये सवाल पूछता है कि आपसे ये पूछ लेगा कि 2 वाट मीटर विधि में शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला, शक्ति कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो पावर ज्ञात की जाएगी W1 प्लस W2 से, W1 प्लस W2 से। ठीक है सर, W1 W2 हम जान गए, लेकिन हमें आप ये भी बता दो कि इसी पावर का यूज करके आप हमें पावर फैक्टर ज्ञात करके दिखा दो, उसके लिए फॉर्मूला बनाओ। तो देखिए पावर फैक्टर होता है tan थीटा बराबर √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, ठीक है ना। ये अब हमें थीटा चाहिए क्योंकि यही पावर फैक्टर है, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि थीटा अंदर चली गई तो tan इनवर्स √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2। लो भाई, इस फॉर्मूला से ज्ञात कर लो पावर फैक्टर, इस फॉर्मूला से पावर फैक्टर ज्ञात किया जा सकता है ना।
ओहो, गलत जगह पे लिख दिया क्या? ठीक है ना। तो इसके जरिए आप ज्ञात कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ ना पावर ज्ञात करने के लिए, P बराबर W1 प्लस W2 टोटल पावर ज्ञात कर सकते हैं। और शक्ति गुणांक ज्ञात करेंगे 10 बराबर √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2। और थीटा बराबर 10 इनवर्स √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2। लो अब तो दिख रहा है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए आंसर है आपके सामने। इनपुट टर्मिनल के कनेक्शन को परिवर्तित करके नहीं होगा यार, मीटर में पीसी के कनेक्शन को उल्टा करके, है ना, क्योंकि वाट मीटर की रीडिंग आप देख रहे हैं मेरे भाई, इसलिए RBB पर प्रदर्शित कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित होती है? सर आप गलत लिखे, RYB होगा, RBB नहीं होगा। मैंने गलत नहीं लिखा है मेरे भाई, RYB नहीं है, यहाँ मामला RBB का है। किसका है? RBB का है। RBB मतलब क्या है? RBB मतलब है रेड का लाल, B से ब्लू यानी कि नीला, नीला नहीं, ब्लू से ब्लैक से काला, और अब लिखो नीला। कुछ समझ में आ रहा है? सर काला तो ठीक है, नीला तो AC में होता नहीं, तो AC को डिलीट करो। A भी AC है, ये भी AC है, ये भी AC है। DC पे आओ। देखिए DC में क्या होता है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ DC सप्लाई में होता है पॉजिटिव तार जो होता है वो लाल रंग का, ठीक है ना, और निगेटिव तार जो होता है वो काला रंग का होता है। किस रंग का? काला रंग का। लेकिन कुछ स्थान या कुछ जगहों पर नेगेटिव तार के रूप में नीला तार का भी प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दे लो कि कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे प्रणाली है जहां पर हम नीला कलर के तार को भी निगेटिव तार के रूप में काम में ले लेते हैं। जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल, जैसे कि सोलर प्रणाली, सोलर सिस्टम में, है ना। सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जो पॉजिटिव तार होगा वो लाल कलर का होगा और निगेटिव तार नीला कलर का होगा, वहाँ ब्लैक नहीं होगा। इसके अलावा और कहाँ होता है? ये ऑटोमोटिव गाड़ी में, कहाँ पर? ऑटोमोटिव गाड़ियों में, है ना, ऑटोमोटिव गाड़ियों में। इन दोनों जगहों पर और भी बहुत जगह पे होते हैं, तो उतना लंबा जाएंगे नहीं अपन। इन दोनों में ना जो माइनस का तार होगा वो काला नहीं होगा, वो माइनस का तार होगा नीला रंग का, है ना। किस रंग का होगा? नीले रंग का होगा, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। ये होगा काला। चलो ये अब समझ में आ गया नहीं सर? RYB नहीं सर, RBB ही है, आप सही बोल रहे थे। पारेषण लाइन में फेज टू फेज ग्राउंड फॉल्ट विपत्ति का मुख्य कारण क्या है ना। अब फेज टू फेज सर समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा? मानव त्रुटि। देखिए ट्रांसमिशन लाइन में तो ह्यूमन एरर हो नहीं सकता, इंसुलेशन विफलता हो सकता है, यानी कि इंसुलेशन फेल्योर, इंसुलेशन का फेल हो जाना, ठीक है ना। अब देखिए इंसुलेशन का फेल हो जाना का मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। ऐसे कैसे सर? अब देखिए यहाँ से थोड़ा देखने का प्रयास करिए कि ये हमारी टावर है, ये क्या है? ये हमारी है टावर, है ना। और ये क्या है? हमारी इंसुलेशन, ये हमारी है इंसुलेशन।
और ये नीचे आप देखो, नीचे नीचे देखो, नीचे ये है हमारी तार, कौन सी, ACSR या CCSR, ये तार है। आप देखो इस तार में हाई वोल्टेज वाली करंट चल रही है, कौन सी, हाई वोल्टेज वाली। अगर मान के चलो ये 400 kV वाली लाइन हो अगर, तो ये 4 लाख वोल्टेज की इस पे वोल्टेज वाली करंट इस पे चल रही है, मतलब बहुत खतरा है ना। तो इतने हाई वोल्टेज को इस तार से हम ले जा रहे हैं, तो ये तार अगर गलती से भी इस टावर से संपर्क में आ गया तो बताओ ये हाई वोल्टेज वाली करंट इसमें आ जाएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी सर, खतरा बहुत बढ़ जाएगा और करंट भी लीकेज होने लगेगी, ठीक है ना। तो हम इससे बचने के लिए इस तार और इस टावर को अलग करने के लिए बीच में हमने लगा दिया इंसुलेशन नहीं यार, इंसुलेटर, यहाँ क्या होगा, इंसुलेटर, है ना। टर और सन में बड़ा फर्क हो जाता है। इंसुलेटर, ये इंसुलेटर क्या करता है, तार को अलग करता है इस टावर से, तार को अलग करता है इस टावर से। लेकिन बाय द वे अगर इनमें से कोई सा भी इंसुलेशन अगर टूट जाए, खराब हो जाए, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0 हो जाए, तो ये इस तार में बहता हुआ करंट इस टावर पर आ सकती है। तो यही बोल रहा है कि फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट क्यों आया, क्योंकि इंसुलेशन फेल्योर हो गया। ये जो इंसुलेशन है, इंसुलेटर का इंसुलेशन जो है, हर इंसुलेटर 11,000 वोल्टेज को सहन करने की शक्ति के हिसाब से बनाई गई है, यानी कि एक डिस्क 11,000 वोल्टेज सहन कर सकता है। लेकिन मान के चलो ये खराब हो गया, ये 1,000 वोल्टेज को सहन नहीं कर पा रहा है, तो 11 तो छोड़ दो आप, तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा कि नहीं होगा सर, होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं इंसुलेशन का फेल हो जाना। इंसुलेशन का काम जो है वो इंसुलेशन का काम अपना काम नहीं कर पा रहा है इंसुलेशन, इसलिए वो फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो फेज 2 ग्राउंड, अब सर ग्राउंड हमें नहीं समझ में आ रहा है, फेज तो आ रहा है, चलो ये फेज हमारी तार है, ग्राउंड कहाँ से है। ग्राउंड ये जो हमारी टावर है ना, टावर के सबसे नीचे वाले जहाँ टावर का पैर होगा वहाँ से ना एक छोटी सी हम GI की रॉड लगा रखे होंगे और उसको ग्राउंड किए होंगे, तो ये ग्राउंड तार के रूप में काम कर रहा है, ये टावर ग्राउंड तार के रूप में काम कर रहा है। तो ये ग्राउंड हो गया और ये फेज हो गया, और इंसुलेशन अगर ख़त्म है तो ये यहाँ से ग्राउंड में नहीं आ जाएगी करंट, और जब ग्राउंड में आएगी तो ये ग्राउंड है, मतलब कि न्यूट्रल के जैसे काम कर रही है, और ये फेज है, तो फेज और न्यूट्रल होगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, हो जाएगा सर, है ना। और रीज़न क्या था, इंसुलेशन का फेल हो जाना। अगर इंसुलेशन फेल ना हुआ होता तो ऐसा कोई ना होता। आप देख लो यहाँ पर एक इंसुलेशन ये टूट गया है, यहाँ पर एक टूटा है, यहाँ पर एक और टूटा है, 2 यहाँ टूटे हैं, टोटल 5-7 टूट गए हैं है ना। 400 kV की लाइन में 400 kV के लाइनों में 24 से 25 डिस्क लगते हैं। कितने? 24 से 25 डिस्क। इसमें से अगर मान के चलो ऐसे अगर 7 डिस्क खराब हो गए तो बताओ, इस 7 डिस्क खराब हो गए तो इसमें से क्या 17-18 डिस्क मिल करके 400 किलोवोल्ट को झेल सकेंगे? नहीं झेल पाएंगे, तो इंसुलेशन फेल्योर होना तय है। अल्टरनेटर में हंटिंग उत्पत्ति का क्या कारण है? अल्टरनेटर में हंटिंग उत्पत्ति का कारण ये है, अब समझाऊंगा मैं आपको विधिवत, डाउट क्लियर करूंगा यहाँ से। मुझे पता है बच्चे बहुत डाउट में हैं, है ना, ऊपर पढ़ लेते हैं सर, थ्योरी भी पढ़ लेते हैं सर, लेकिन समझ नहीं आता। देखिए NS और NR, NS जो है, जब अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग को, स्टेटर मतलब आर्मेचर वाइंडिंग को जब हम सप्लाई देते हैं तो उसमें फ्लक्स जनरेट होता है ना, जिसको हम कहते हैं आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है मेरे भाई। और रोटर पर हम वाइंडिंग करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर है तो उस पर हम वाइंडिंग करेंगे। अल्टरनेटर सेलिएंट पोल रोटर हो सकता है या फिर सिलेंड्रिकल पोल रोटर हो सकता है, तो उस रोटर में हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, है ना। तो उस रोटर में वाइंडिंग करके हम एक्साइटेशन के द्वारा अलग से सप्लाई देते हैं, तो उसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है उसको कहते हैं फील्ड फ्लक्स। तो कितने फ्लक्स हो गए हमारे पास? सर 2 फ्लक्स हो गए। ये दोनों फ्लक्स ना
आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कैचअप करते हैं, कैच करते हैं, लिंक करते हैं। अगर मान के चलो फील्ड का फ्लक्स की स्पीड कम है और आर्मेचर के फ्लक्स की स्पीड ज़्यादा है, तो आर्मेचर का फ्लक्स रोटर के फ्लक्स को अपने आप में लिंक कर लेगा। लिंक अगर कर लेगा तो मजबूरन फील्ड के फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स के स्पीड पर घूमना पड़ेगा। तो ये जब ये घूमते हैं आपस में, तो दिक्कत ये है कि आर्मेचर का जो फ्लक्स है ना, आर्मेचर का फ्लक्स है, आर्मेचर तो घूमता नहीं है, बॉडी के साथ फिक्स है। तो आर्मेचर का फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र, वो घूमती है स्पीड से, और फील्ड का फ्लक्स मतलब ये फील्ड फ्लक्स रोटर पर लगा है। रोटर तो घूमता है, रोटर खड़ा नहीं रहता, रोटर घूमता है सर। तो रोटर घूमता है ना, तो रोटर इस स्पीड पर नहीं घूम पाता जिस स्पीड पर आर्मेचर का फ्लक्स घूमता है। लेकिन ये आर्मेचर का फ्लक्स इसको जब लिंक कर लेगा तो रोटर भी इसी स्पीड पर घूमने लगती है। लेकिन जब ये फ्लक्स आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स को लिंक करता है, और लिंक करने के लिए मतलब सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए जब खींचता है सिंक्रोनाइजिंग रीजन में, तो या तो रोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। कम तो होती नहीं, ज़्यादा हो जाती है ना, ज़्यादा हो जाती है। तो जब ज़्यादा हो जाती है तो वो जो स्लिप है ना, वो निगेटिव रीजन में चली जाती है। और जब स्लिप निगेटिव रीजन में चली जाएगी, मान के चलो अगर स्लिप का मान अभी प्लस का 2% अगर है, तो ये माइनस का 2% पे चली जाएगी। इसको कहते हैं स्लिप निगेटिव रीजन में चले जाना। और जब स्लिप निगेटिव रीजन में चली जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मोटर जो है ना बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। तो जब रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर घूमने लगती है ना, तो उसको हम सिंक्रोनस स्पीड पर लाने के लिए हम एक टॉर्क जनरेट करते हैं एक डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा। तो डैम्पर वाइंडिंग को देखो, यहाँ मोटर के पोल फेस पर लगाया जाता है। ये डैम्पर वाइंडिंग लगी है, पोल फेस पर लगी है। इस पोल फेस पर लगा डैम्पर वाइंडिंग में एक टॉर्क जनरेट होता है, जो टॉर्क बढ़े हुए गति को कम करता है और सिंक्रोनस गति पर लाके छोड़ देता है। फिर रोटर की गति और सिंक्रोनस की गति एक बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हंटिंग का जो प्रभाव है ना, ये कब उत्पन्न होता है, जब जो भार है, जो लोड है, ये बार बार कम ज़्यादा हो जाता है। अगर कम होगा तो रोटर की गति सिंक्रोनस गति से कम हो जाती है, तो फिर से इस वाइंडिंग में टॉर्क जनरेट होगा जो सिंक्रोनस गति पर लाएगा। और अगर भार ज़्यादा है तो कम होगा, और भार अगर कम है तो ज़्यादा हो जाता है रोटर की गति। तो ये रोटर जो है ना, कभी कम हो गया इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, तो ये एक कंपन करने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है, हंटिंग है ना। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ हो जाए तो गति कैसी होगी, बताओ, अंदाजन बताओ कैसा होगा। ये डीसी मोटर है ना, ठीक है, ये है इसके कार्बन ब्रूश, ओके, ठीक है सर। ये हमारे फील्ड वाइंडिंग, ये है फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पर इसको सप्लाई दिया जाएगा निगेटिव और पॉजिटिव। देखिए ये है आर्मेचर करंट यहाँ पर चलेगी, है ना, और ये है RSH, यहाँ पर जो करंट चलेगी ISH चलेगी, है ना, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है आपसे यही बस बोल रहा है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है ना, ये टूट जाए बीच से, ऐसे ये बीच से क्या हो जाए, टूट जाए, इतना टूट जाए, मान के चलो टूट जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, करंट आएगा नहीं, करंट I बराबर 0, है ना, ऐसे लिख दूँ मैं कि करंट ISH बराबर 0, तो फिर फील्ड का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब समझ में आएगा आपको, डीसी मोटर की जो गति है, स्पीड n बराबर 1 फ्लक्स होता है, यानी कि फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्लक्स क्या हो गया है सर, फ्लक्स तो सर 0 हो गया है, फ्लक्स क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो गति क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्या होगी, अनंत।
अनंत हो जाएगी। ऑप्शन किस में है? धीमा गति चलेगी, गति बहुत उच्च हो जाएगी, गति शून्य हो जाएगी, मोटर रुक जाएगी। गति बहुत उच्च हो जाएगी, बहुत उच्च मतलब अनंत के बराबर ही मान लो, है ना। वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संपर्कताओं का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? संपर्कताओं का मतलब कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर है ना, वो ठेकेदार वाला कॉन्टेक्टर नहीं, ये कॉन्टेक्टर जो स्टार डेल्टा मेन। अच्छा, स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर होते हैं? तो 3 होते हैं, एक मेन, दूसरा स्टार, तीसरा डेल्टा। सुनिए, पहले इसका अनुक्रम देख लें हम ना, सीक्वेंस में कौन सा होगा? स्टार का मेन और टाइमर डेल्टा। स्टार टाइमर नहीं होता, ये होगा स्टार मेन डेल्टा। देखिए ये 3 फेज की सप्लाई है कि नहीं है सर? आर वाई बी, थोड़ा जूम कर दूं, चलिए अब समझ में आएगा। देखिए यहाँ सप्लाई आर वाई बी है, आर वाई बी और न्यूट्रल है ना, आर सी सी बी से जा रही है। ये क्या है? आर सी सी बी है, एम सी सी बी तो नहीं है, ये एम सी सी बी से होता हुआ जारी है। और ये सप्लाई कहाँ पे गई? मेन में भी गई और ये डेल्टा में भी गई। ये कौन सी है? अरे इससे लिखता हूँ मैं ना, ये जो है ना, ये वाला कॉन्टेक्टर, ये वाली जो कॉन्टेक्टर है ये मेन कॉन्टेक्टर है, मुख्य कॉन्टेक्टर। और ये वाली जो है ये है हमारी डेल्टा की, डेल्टा कॉन्टेक्टर, और ये है हमारी स्टार कॉन्टेक्टर। अब समझ में आ गया? 3 कॉन्टेक्टर है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, ये हमारी टाइमर है, देखो ये टाइमर है, ये क्या है? टाइमर है। स्टार्टिंग में जो टाइमर है ये मेन कॉन्टेक्टर को और स्टार्ट कॉन्टेक्टर को पिकअप कराता है। पिकअप का मतलब ऑन कराता है। क्यों ऑन कराता है सर? क्योंकि मोटर, ये जो हमारी मोटर है ना, स्टार्टिंग में ये क्या करेगा? ये जो मोटर हमारी है ये स्टार्टिंग में फुल लोड करंट का, यानी कि पूर्ण भार का 5 से 7 गुना करंट अधिक लेगी, है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा अधिक करंट लेगी। तो ये स्टार्टिंग में जो टाइमर है ये मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन कराता है। इस समय स्टार कॉन्टेक्टर पूरे करंट का 1/√3 गुना, 1/√3 गुना मतलब कि लगभग 33% करंट मोटर को देती है। लगभग कितना देता है? कम वोल्टेज और 1/√3 गुना 33% करंट और वोल्टेज देती है। जब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है और स्पीड पकड़ लेती है, तब यही टाइमर स्टार कॉन्टेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देगा, अलग कर देगा, है ना। फिर ये किसको पिकअप कराएगा? डेल्टा को। तब मोटर को 100% वोल्टेज मिलना चालू हो जाएगा। और जब मोटर को 100% मिलना चालू हो जाएगा तो मोटर हमारी अपनी फुल ताकत पर चलेगी, फुल दक्षता पर काम करेगी। आपने देखा होगा ना, हैंडल लगा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में। पहले आप क्या करते हैं? पहले हैंडल को एक बार उठाते हैं, ठीक है, फिर कुछ टाइम तक रुकते हैं 2-4 सेकेंड तक, फिर हैंडल को ऊपर करते हैं। तो जब पहला आपने स्टेप लिया ना तो कौन सा ऑन हुआ? मेन और स्टार। फिर दूसरा, जब आपने दूसरा स्टेप में डेल्टा पिकअप होता है। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं, इस प्रकार से ये क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टार मेन टाइमर डेल्टा 20 HP 25 HP तक की मोटर हम इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा? 240 गुणे 0.70 से 339.5 वोल्ट, यही आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यदि वह व्यक्ति 96 नंबर का देखिए, यदि वह व्यक्ति अभी भी बिजली के संपर्क में है तो पीड़ित को, है ना, विक्टिम को बचाने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। मान के चलो ये दुविधा आपके साथ हो गई, ये घटना आपके साथ, मतलब कि किसी व्यक्ति को करंट का झटका लग रहा है और आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप क्या करोगे?
इस बिजली के झटके के बारे में अपने प्राधिकरण को सूचित करोगे, यानी कि जो जिसको अथॉरिटी है मिला है जिस अधिकारी को, तो उसको आप सूचना करोगे, फ़ोन करोगे आप। हो सकता है उसका फ़ोन किसी कॉल पर बिजी हो, या बिजी ना हो तो वो मीटिंग में हो, फ़ोन ही ना रिसीव करे, है ना, तो फिर ऐसे में तो वो मर जाएगा पीड़ित। हाँ, तो ये गलत है। पीड़ित हाथ के संपर्क से धक्का मारकर खींचे, कभी भी ऐसा गलती करना नहीं। हाथ से संपर्क अगर करोगे उस व्यक्ति को ना, तो आप पे भी करंट आ जाएगा। बिजली की आपूर्ति बंद करके संपर्क तोड़े, बिल्कुल सही है, बिजली की आपूर्ति बंद करके संपर्क तोड़े। बिजली को संपर्क से हटाने में मदद के लिए कॉल करें, कि मतलब कॉल करो। ऑप्शन ए और बी सिमिलर ही है, ये दोनों गलत हैं। देखिए, बिजली की आपूर्ति बंद करके संपर्क तोड़े, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा बिजली को बंद करने के लिए। आप काम कर रहे हैं, हाँ, और मेन स्विच जो है ना कम से कम आधा किलोमीटर दूर है। आधा किलोमीटर आपको दौड़ कर के भी जाओगे ना, तो आपको 1 मिनट तो लगेगा ही, 1-2 मिनट लग जाएगा, है ना। तो 1 मिनट 2 मिनट तब तक में तो व्यक्ति निपट लेगा। तो कई बार ऐसा भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है तो भाई उसके हिसाब से तो यही सही होगा। डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण निम्नलिखित में से क्या है? भारी स्पार्किंग का कारण निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में ना एक BHEL कंपनी है जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर बनाती है, ठीक है ना। तो आप समझिए, आप ये देखिए मेरे भाई, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि जो हमारा ये है, वन सेकेंड, देखिए क्या है ना कि जो मोटर है, मोटर का जो GNA और MNA होता है, मोटर का जो GNA और MNA होता है ना, GNA जियोमैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस, GNA MNA, GNA और MNA मैग्नेटो न्यूट्रिकल एक्सिस, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है ना, GNA जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस। तो जो हमारी कार्बन ब्रूस होती है वो किस पर लगती है? कार्बन ब्रूस किस पे लगती है? MNA पर, है ना। कार्बन का जो हमारा ब्रूस है वो किस पे फिक्स होता है? वो रॉकर आर्म की मदद से MNA पर फिक्स होता है। जब हमारी मोटर, या तो शुरुआत में जब हमारी मोटर चालू नहीं रहती ना, उस समय GNA और MNA दोनों एक्सिस एक जगह पर होते हैं। लेकिन जब हमारी मोटर चालू हो, जनरेटर चालू होती है, जनरेटर में लोड जुड़ना शुरू हो जाता है। जनरेटर में भार जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, यहाँ से MNA जो है ना निकल करके अलग हो जाएगा, MNA यहाँ पर खिसक करके आ जाएगी, MNA, ठीक है ना। GNA कहीं नहीं जाता, वो फिक्स होता है। MNA खिसक करके आ गई, यानी कि ये खिसक करके आ गई थीटा डिग्री, कितना? थीटा डिग्री खिसक करके आ गई। अब हमारी जो कार्बन का ब्रूस है वो किस पे लगा है सर? हमारी कार्बन का ब्रूस लगा है MNA पर। कार्बन ब्रूस क्या करता है? जनरेटर जो अंदर वोल्टेज जनरेट किया है कॉइल में, उस वोल्टेज को कलेक्ट करता है, उस करंट को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके इसी कार्बन ब्रूस के जरिए हमें बाहर, मतलब आउटपुट में मिलता है। तो अब क्या है कि हमारी MNA तो यहाँ पर आ गई है और हमारी करंट इसके जरिए बाहर जाएगी। तो यहाँ से करंट, अभी करंट यहाँ पर है, तो ये करंट स्पार्किंग करेगी यहाँ पर जाने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेंगे यहाँ पर जाने के लिए, और जब जंप करेंगे तो स्पार्किंग होगा। क्या होगा? स्पार्किंग, है ना। तो यही बोल रहा है आपसे कि भारी स्पार्किंग हो रही है, क्या कारण है? ब्रश का अत्यधिक तनाव या GNA MNA का दिक्कत है? तो ये दिक्कत किसका है मेरे भाई? ये दिक्कत है हमारे मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, सकारात्मक परिवर्तन, यानी कि ये थीटा डिग्री दूर चली गई है, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब थीटा डिग्री दूर चली गई है तो इस स्पार्किंग को हमें कम भी तो करना है। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं ना, MNA को GNA पर शिफ्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? शिफ्टिंग।
तो शिफ्ट करने से बड़ा एक दिक्कत आता है, दिक्कत ये आता है कि लोड हमारा प्रभावित होता है। हम नहीं चाहते कि लोड हमारा प्रभावित हो, हम कतई नहीं चाहेंगे कि लोड हमारा प्रभावित हो, लोड पर नुकसान पहुंचे। तो आज के टाइम पे, ये पहले के ज़माने में होता था कि एमएनए को शिफ्ट कर दो जीएनए पे, स्पार्किंग ख़त्म, या हाई रेजिस्टेंस वाला कार्बन का ब्रूस लगा दो तो भी स्पार्किंग ख़त्म। लेकिन आज के टाइम पे देखो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग के जगह पर हम करते हैं इंटरपोल लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, इंटरपोल लगाते हैं। इंटरपोल के जरिए हम स्पार्किंग को कम करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रभाव आता है इसको हम कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव। क्या कहते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव ये कहलाता है। ठीक है ना। तो क्रॉस आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव जो होता है वो स्पार्किंग उत्पन्न कराता है, और आर्मेचर रिएक्शन का जो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है वो क्या करता है, वो उत्पन्न वोल्टेज को कम करता है ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कम ही क्वेश्चन बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन और हैं, देख लो आप कि आईई नियमानुसार तटस्थ कनेक्शन में हार्मोनिक्स विकृतियों को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है। देखिए ठीक है, हार्मोनिक्स मतलब वाइंडिंग में हार्मोनिक्स है, इस हार्मोनिक्स को हमें अंडरग्राउंड करना है। तटस्थ का मतलब अर्थिंग करना है, अर्थ करना है। तो सर्किट का प्रतिबाधा नहीं बढ़ाएंगे, प्लेट अर्थिंग नहीं करेंगे, समांतर में जोड़ेंगे। ये तो सब स्टेशनों, पावर स्टेशनों, पावर जनरेशन केंद्र, पावर जनरेटिंग सेंटर जहाँ होता है, जहाँ से बिजली पैदा होती है, उस स्टेशन में हर जगह पर जहाँ पर एक से अधिक अर्थिंग है उसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ताकि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो सके, और हार्मोनिक्स जैसे जो डिस्टॉर्शन है इसको हम आसानी से ग्राउंड कर सके। ठीक है ना। ACSR निम्नलिखित में से किसका विस्तार है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, है ना। तो देखिए यहाँ से जो ए है ये क्या है, ए फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सी मतलब कंडक्टर यानी कि चालक, चालक किसका बना है, एल्यूमिनियम का। यस फॉर स्टील, स्टील किस लिए, ओहो, स्टील किस लिए लगाई गई है, स्टील लगाई है यांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, यांत्रिक शक्ति प्राप्त करने हेतु ये लगाई गई है। और आर का मतलब रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड का मतलब कि वातावरण से बचाव करने हेतु, मतलब इसमें जंग नहीं लगने पाएगा। इस पे जंग आप कभी देखे हैं कि टावर लाइन में जो तार होते हैं उसमें जंग लग जाते हैं, नहीं लगते हैं। लास्ट है 1000 नंबर, वाह क्या बात है, मतलब कि 1000 सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, 1000 सवाल मामूली बात नहीं है मेरे भाई। इस 1000 तक पहुंचने के लिए मैं न जाने कितने रातों को मैंने ऐसे ही बिता दिया कंटेंट बनाते बनाते, न जाने कितने घंटे मैंने मेहनत किया, न जाने क्या क्या किया, तब जा कर के देखो आज 1000 सवाल पे आज हम लोग खड़े हैं। कितनी खुशी की बात है ना। इसी बात पर लाइक कर दो यार सेशन को और भेज दो दूसरे बच्चों तक। देखिए बोला जा रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। ये है माइक्रोवेव ओवन, आपने ऐसा देखा होगा ऑफिसों में रखा रहता है ना। जब लंच होता है ना तो जितने भी अधिकारी होते हैं ऑफिस लेवल के, वो लोग अपना अपना टिफ़िन डाल देंगे इसके अंदर और चालू कर देंगे, इसको ढक्कन बंद कर देंगे, 5 मिनट में वो खाना तुरंत गर्म हो जाता है। तो ये कैसे काम करता है वो देखो। मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो है ना, ये इसका काम होता है दोलन उत्पन्न करना। इसका काम क्या होता है, दोलन उत्पन्न करना। दोलन का मतलब आवृत्ति उत्पन्न करना, खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करना, यही इसका काम है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब का काम है दोलन उत्पन्न करना। देखिए ओवरऑल जो हमारी माइक्रोवेव ओवन है ना, ये काम ऐसे करती है कि एक होता है विद्युत क्षेत्र, है ना, एक होता है विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के ये प्रयोग से
प्रयोग से ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को गोलाकार के लूप में, गोलाकार लूप में ये क्या करता है, इसको घुमाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को ये गोलाकार के लूप में घुमाएगा, बहुत स्पीड से घुमाएगा, जिससे क्या होता है, आवृत्ति जनरेट होती है, जिससे 2.25 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न होती है। और ये जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति उत्पन्न होती है, और ये जो आवृत्ति है, ये आवृत्ति का कार्य ये होता है कि ये आवृत्ति भोजन में जो पानी होता है ना, भोजन में जो पानी होता है, पानी के अणुओं को ये क्या करता है, कंपन करता है। क्या करता है, कंपन करता है। और जब ये अणु कंपन होती है तो ये क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है ना। क्या उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होती है। और अगर हीट आ गया तो हीट से ही तो खाना हीट होगा, हीट से ना खाना हीट होगा। या फिर खाना बनाना चाहो, चाय वाय, तो वो भी अगर हो जुगाड़ तो बना सकते हो। तो ये कुल मिलाकर के ये इसका प्रोसेस है, ये ऐसे काम करती है। आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर है। भैया पेन मैं रख देता हूँ, ये लो, आपके सामने पेन रख दिया, हाथ जोड़ लिया, ठीक है ना। चलो बताना कमेंट में सबसे प्यारा कौन सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगा, कौन से क्वेश्चन का सबसे प्यारा सॉल्यूशन लगा, है ना। एक बार ज़रूर बताना। मुझे लगता है सबसे पहले तो ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। और कौन सा मैं बता रहा हूँ, आप बताना। एक तो ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल था, इसका मैंने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दिया है। इसका भी मैंने अच्छे से दिया है, कैसे कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया। और कौन सा है ठीक है, एक ये वाला वाट मीटर वाला, बहुत कुछ बताया मैंने इस पे, है ना। दूसरा, तीसरा है ये, और क्या है, एक और है, इसको भी मैंने डिटेल से ही बता दिया, 4.44 कैसे आया। एक ये भी है अच्छा, ये वाला, इसको बड़ा डिटेल से मैंने बताया, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का, ठीक है ना। इसको भी बताया। मतलब यार कोई ये भी अच्छा है, मतलब कोई सवाल ऐसा नहीं जिस पे मैंने अपना पूरा 100% ना लगाया हो, है ना। सभी पे मैंने अपना 100% दिया है। चलो सारा का समेट के PDF आपको यहीं पर डाल दूंगा और आप लोग ले लेना, है ना। बच्चे कहते थे सर क्या है ना कि बैकग्राउंड ब्लैक कलर का रखो तो दिखेगा अच्छा। यार बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जो इसका PDF निकालते हैं, इस PDF को वो लोग प्रिंट आउट कराते हैं। अगर वाइट कलर का है ना तो प्रिंट आउट अच्छा आता है, इसलिए मैं वाइट कलर का बैकग्राउंड ले रखा हूँ, ठीक है ना। बैकग्राउंड से किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि तैयारी करने में दिक्कत आएगी, बट ठीक है ना। स्कैन करो इसको और तुरंत ज्वाइन हो जाओगे। बस टेलीग्राम का ऐप्स आपके मोबाइल में होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी डाउनलोड कर लो और इसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, अपना क्वेरीज, अपने सवाल, है ना, डाउट क्लियर करते रहना। ठीक है दोस्तों, राम राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शुरू से लेकर अंत तक मेरा साथ दिया। और क्लास कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अपना प्यार स्नेह इसी प्रकार से निमी टेक्निकल को देते रहिए। थैंक यू।